हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करते हैं क्लास 10th का एसएसटी का प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई ने जारी किया है। इसे देखते हैं कि इस पेपर को आपको 90 मिनट्स में करना है और टोटल मार्क्स हैं 40। ठीक है। इस पेपर को 4 खंडों में बांटा गया है और टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और उनमें से हमने 50 क्वेश्चंस करने हैं। 40 क्वेश्चंस नहीं करने, 50 करने हैं और पर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 0.8 मार्क्स का है। ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम ए पार्ट कर रहे हैं इसका तो उसमें टोटल 24 क्वेश्चन है जिसमें से 20 करने हैं। वहीं अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें तो उसमें टोटल 22 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 18 करने हैं। सी की बात करें जिसमें 12 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन हमें करने हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो है मानचित्र पर आधारित है जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन है और वो हमें दोनों ही करने हैं। तो इस तरह का आपका जो पेपर है वो बोर्ड का रहने वाला है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इन्होंने हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो संसाधनों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है और सामुदायिक वाला वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। झूम कृषि में क्या करते हैं कि हम जंगलों को काट कर वहीं पटक देते हैं और थोड़े दिनों पे सूखने के बाद उसमें आग लगा देते हैं और वो चीज़ हमारे खाद का काम करती है। तो जो झूम खेती है उसको पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि कहते किसे, पहले ये जानेंगे बच्चे। रोपण कृषि का मतलब होता है बच्चे कि पहले हमने उस फसल को किसी और जगह पर बोया और जब वो फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पौधा टाइप का हो जाता है, तो वहाँ से उखाड़कर उसको सीरीज वाइज किसी दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो उसे कहते हैं रोपण कृषि। तो रोपण कृषि, चाय भी रोपण कृषि है, कॉफ़ी भी है और रबड़ भी है। ये तीनों ही रोपण कृषि है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी यानी डी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। तो जो गन्ना है बच्चे, इसको 10 से 12 महीने लग जाते हैं, तो यानी 1 साल इसको लगभग कह देते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चाय के अगर हम उत्पादक देश की बात करें तो सबसे बड़ा है चीन। ठीक है बच्चों, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल जानते हैं ना बच्चे। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है कपास है, जूट है, ये सन लिख दिया है, तो ये कुछ और था, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा क्योंकि जूट और कपास तो रेशेदार फसल है ही। ये शायद मिसप्रिंट है, तो उपरोक्त सभी में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। रक्तहीन क्रांति का मतलब है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ। तो देखिए बच्चे, तो वो था भूदान ग्राम आंदोलन, यानी ये तो भूमि दान की गई थी इसमें लोगों को। उसके अलावा रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति, इसमें लड़ाइयाँ हुई थी तो लोगों के खून खराबे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भारत में विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। यानी विभिन्न स्तर की सरकार है, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। अगर उनके बीच में अगर किसी चीज़ को लेकर विवाद है तो इसके लिए हम उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित किए गए बच्चे
वो 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं चुनावों में, ठीक है। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है 11। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो वो रखा है उन्होंने 8वीं अनुसूची में, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो वो 22 भाषाओं को रखा गया है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है? तो विशेष प्रावधान की बात करें 371 के तहत, तो इन सभी को प्राप्त है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्य रूप से किस भाषा को बोलते हैं? तो जो वैलोनिया क्षेत्र के निवासी है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 14 की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ? तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण श्रीलंका में नहीं देखने को मिला है अभी तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। तो जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं वो किसके पास है? जनता के पास है, क्योंकि जनता ही सरकार का चुनाव करती है, तो इसका मतलब जनता के पास सारी शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक कौन सा गलत है बताना है आपने। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये गलत है बच्चे। मत्स्य जो पालन है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, ठीक है, तो ये गलत दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें से 60 में से आपके लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कर लीजिए। 17 का है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के विकास का लक्ष्य हो सकता है? अब यहाँ पर एक शहरी और अमीर लड़की के विकास का क्या लक्ष्य होना चाहिए? पहला, अपनी भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरा, अपने निर्णय खुद लेना। तीसरा, विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके। और उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो अगर हम 18 की बात करें तो एक शहरी लड़की का सबसे वो लक्ष्य है अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जाती हैं, है ना। तो संचार भी एक सेवा है, बैंकिंग भी सेवा है और परिवहन की भी सेवा होती है, तो यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो वो जो कार्यरत है वो है संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट होते हैं। तो संगठित क्षेत्र में अगर हम बिना किसी को पद से हटाना है तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, ठीक है बच्चों, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा विचार जोसेफी मैथ्सनी का नहीं था? तो मैथ्सनी का कौन सा विचार नहीं था? आप चारों ऑप्शंस देखिए। एक तो उन्होंने राजशाही का समर्थन नहीं किया था, तो ये इसका आंसर है। 22, मैटरनिख कौन था? ये जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 23,
फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? तो जो फ्रेडरिक लिस्ट थे वो एक अर्थशास्त्री थे, ये थे। ठीक है। 24 की बात करें, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया का चित्र बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जर्मेनिया का चित्र बनाया है फिलिप वैट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था कि मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है? तो ये कहा था ड्यूक मैटरनिक ने। ठीक है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो जब इटली के एकीकरण की बात हुई थी तो उसमें ऑटो वन बिस्मार्क और इटली के सूत्रधार, ये वाली बात उसमें नहीं हुई थी, जब आप इसको सही से पढ़ेंगे तो। 27, लिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सही है? तो इसमें सही है, पहला है कि जन्म पे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, बिल्कुल कर दिया गया था। इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, तो ये भी ठीक है, सरल बना दिया था। यातायात और संचार की सेवाएं सुधारी थी और लागू भी किया था। तो यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए बच्चे, इन कथनों को ध्यान से आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके सभी कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, सारे कथन ठीक है इसके। ठीक है बच्चों, आप सभी पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। गलत मिलान कीजिए। अब आपने ये करना है कि गलत मिलान की पहचान करने की, कौन सा गलत है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, तो उसको सौर ऊर्जा कहते हैं क्योंकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। नवीकरणीय संसाधन कोयला, बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका हम एक ही बार यूज़ करेंगे। तीसरा है जैविक संसाधन, तो उसमें धातुएं भी धातुएं नहीं होती, क्योंकि जैविक संसाधन वो होती है जिनमें जान होती है, तो धातुओं में तो जान होती नहीं है, तो इसका मतलब आंसर इसका सी होगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है बच्चे, तो जब आप इस सभी ऑप्शन को पढ़ोगे कि वो लाल और भूरे रंग का भी होता है, रेतीली भी होती है, वहाँ की जलवायु भी शुष्क होती है, तापमान ज़्यादा होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 32, गलत मिलान की पहचान करनी है। गलत जो मिला है, पहला है जलोढ़ मृदा में गन्ने की खेती करते हैं, बिल्कुल ठीक है। काली मिट्टी का कपास, बिल्कुल ठीक है। लेटराइट मृदा का काजू के लिए, वेरी गुड। और लाल मिट्टी में सेब की खेती, तो इसका आंसर ये गलत है बच्चे। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आप इन तीनों को भी अच्छी तरह याद कर लेंगे। 33 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में असत्य है? तो कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो क्या गलत है इसके अंदर? तो इसके अंदर है ये अरेबिक किस्म की कॉफ़ी आरंभ में जापान से लाई गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, जापान से नहीं लाई गई थी, ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सत्य है? तो जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसमें क्या सबसे सही है कि इन मृदाओं का रंग सफ़ेद होता है, तो ये सबसे सही है, ये वाला। फिर कह रहे हैं कपास की खेती की जाती है, तो वो तो काली मिट्टी में करते हैं, फास्फोरस बहुत कम होता है, गलत है इसमें, तो जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें गलत है। डीजल किस प्रकार का संसाधन है? तो जो बच्चे डीजल है उसका यूज़ हम एक बार करते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, तो वो कौन सा संसाधन होगा? अनवीकरणीय। 36, अब इसमें संकल्पना के बारे में है, तो इसे आप पढ़ के, और 36 का जो आंसर होगा वो है इसका आंसर ए। ठीक है बच्चों,
37 फिर संकल्पना के बारे में आ गई, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और 37 का आंसर है ए। ठीक है, 38 पे आ जाइए। ये देखिए, ये रखा है श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी हैं। ये एक विकसित देश है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके देश की विशेषता नहीं है? तो विकसित देश में वहाँ पर क्या नहीं होगा? पहला है एक पालमपुर के निवासी है, यह एक विकसित देश है। तो अगर विकसित देश है तो वहाँ तो बहुत तेज़ी से रफ्तार भी होगी, है ना। और ये बी इसका आंसर होगा, उच्च शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि विकसित देश है, तो वहाँ तो अच्छा सॉरी, इसका नीचे हमने यहाँ से देखना है बच्चे। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर होगा सी 1, 3 और 4, यानी ये नहीं हो सकता। शिशु मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वहाँ तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है अब नेक्स्ट 39। निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया था? तो वो कौन सा था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय, ये वाला सी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किन कारणों से तमिल श्रीलंका में बेगानापन महसूस करने लगे? तो वहाँ पर उनको अलग क्यों लग रहा था तमिल को श्रीलंका में? तो इसमें सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल ठीक है। इन कारणों से उनको अलगपन यूज़ हो रहा था। 41 की बात करें, जब आप इस कथन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए संकल्पना में दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची में कौन सी चीज़ नहीं आती? आप देखिए, संघ सूची में विवाह नहीं आती, और व्यापार, ये दो चीज़ें हैं। तो जिसका ऑप्शन 2 और 4 होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। फिर है 43। अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकते हैं और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत की अवहेलना कर सकता है। तो उसको वो क्या कहलाता है? तो अगर तो फिर ये बहुसंख्यकवादी कहलाएगा क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा सी। 44। गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है साथ आकर संघ बनाना संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ आकर संघ बनाना स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसमें जो गलत है सबसे वो है डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 45 की बात करें, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है? तो ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। 46। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो बेल्जियम की बात करें तो वहाँ सामाजिक सरकार, सामुदायिक सरकार उसका फैसला लेती है कि वहाँ की शिक्षा, भाषा और संस्कृति कैसी हो। पार्ट सी में चलते हैं। आप इस ग्राफ को देखिए और फिर ये कह रहे हैं इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे अधिक है? तो माध्यमिक स्तर की बात करें तो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो केरल में सबसे अधिक है बच्चे। ठीक है, ये है इसका आंसर।
फिर है इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है, तो साक्षरता में भी केरल ही है सबसे आगे। इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की स्थिति सबसे खराब है, तो सबसे खराब है शिशु मृत्यु दर में बिहार की स्थिति, ठीक है, क्योंकि वहाँ माताओं पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है केरल की साक्षरता दर कितनी है, तो वहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो ये है जितनी भी ज़्यादा हो सके, तो ये है 94%। जो इंडिया का केरल राज्य है वो बहुत ही साक्षर राज्य है। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात कम है, तो बच्चे कम जाते हैं बिहार के, 51 का बी, माध्यमिक स्तर में बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, तो हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर साक्षरता दर वहाँ भी ठीक है, तो लगभग वहाँ 82 के आसपास आपको साक्षरता दर मिलेगी। फिर ये अनुच्छेद दिया गया है, पहला पूछा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति आप जब पढ़ेंगे तो इसको पता चल जाएगा 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था, तो जब ये क्रांति हुई तो इसका क्या परिणाम निकला, तो इससे राजतंत्र समाप्त हो गए, मतलब राजाओं का शासन खत्म हो गया था फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई, तो ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी, तो उन्होंने क्या घोषणा की थी, फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी कि राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा, ठीक है, पहले वो राजा करते थे, लेकिन इस क्रांति ने ये घोषणा की थी कि जनता के द्वारा होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है राष्ट्रवाद के कारण, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इस चीज़ का उदय हुआ। 58 की बात करें, राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम क्या हुआ, जब राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तो उसका क्या रिजल्ट आया लोगों के सामने, सबकी पहचान बनी और ये चीज़ साझी पहचान बनी थी सबकी। 59 की बात करें, राजनीतिक मानचित्र में, अब मानचित्र ये बच्चे हमें दे रखा है, ए मानचित्र दे नहीं रखा चाहिए, यहाँ दे रखा है बच्चे। अब ये देखिए ए जो है, ए किसको दर्शाया गया है, तो यहाँ पर ए देख लीजिए, और ए में ये देखिए ए में है तुंगभद्रा नदी, ठीक है, अगर हम वहाँ की बात करें। फिर बी की बात कर रहे हैं, बी में देखिए ये है, तो बी जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है बच्चों, हाँ जी, तब आप ठीक है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सभी बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर दोहरा लीजिए, क्योंकि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, हो सके तो ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में जो CBSE ने ना बिल्कुल बेसिक बहुत ही अच्छा पेपर बनाया कि जिसको हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों।